सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की पार्लियामान को बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की पार्लियामान को उस मुल्क या उस कौम की कलेक्टिव विजडम की अलामत या निशानी या पहचान समझा जाता है और पाकिस्तान की पार्लियामान को पाकिस्तानी कौम की कलेक्टिव विजडम के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये गुज़श्ता एक हफ़्ता पाकिस्तानी कौम पर कितना भारी पड़ा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई एक दूसरे के ख़िलाफ़, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, और कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली हो या सेनेट हो, इनकी एक दिन की सिटिंग ये किसी की ज़ाती जागीर या ज़ाती ख़जाने से इसकी रकम अदा नहीं की जाती, बल्कि ये पाकिस्तान के आम आदमी जो अपना पेट काट के रियासत को टैक्स जमा करवाता है, उस टैक्स से पाकिस्तान की पार्लियामान को चलाया जाता है और लोगों को इसलिए मुंतखब करके पाकिस्तानी कौम लाती है, इन ऐवानों में बिठाती है ताकि ये उनके मसलों को मुदब्बराना तरीके से, फ़हम फरासत से और दूर रस सोच के साथ हल करें और उस पर बहस करें, ना कि ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाएं। इस हफ्ते में क्या हुआ, ज़रा उसकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यंग इमर्जिंग लीडर, चलें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान तो उम्र रसीदा अब सियासतदान हो चुके हैं, अगर उनसे वो गलत ज़बान इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कोई उसका जवाब हो सकता है, लेकिन बिलावल साहब जैसे नौजवान सियासतदान, उन्होंने क्या कहा, दिखाएं। वो सियासी कायद जिसने अपनी आवाम के लिए शहादत कबूल की, जिसकी नाम आज भी पूरी दुनिया में रोशन है, एक इमरान जैसा चौथा आदमी ये कैसा बर्दाश्त करे, ये कैसा बर्दाश्त करे कि पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल, ये जो आप देखिए वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसको आप इस तरह नहीं बोल सकते, इसको मैं एक्सपेंस करता हूँ जी, आई एम सॉरी, ये एक्सपेंस करता हूँ मैं इसको। अगर आप वज़ीर आज़म को छोटा कहेंगे तो ये नहीं हो सकता कि जवाब दूसरी तरफ से ना आए। तो मुराद सईद साहब ने जो बिलावल साहब को और उनके वालिद के बारे में जो कुछ फरमाया वो दिखाया। ये मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हमने 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 लाज रखी है बुजुर्गों की, यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठा हर शख्स जिनको एक हादसाती और पर्ची वाला चेयरमैन, यहाँ पे छोटे वजीर जो मेहनत से आए हैं, वो मुखातिब कर रहा था। स्पीकर साहब, ये सारे खुददार हैं, ये सारे अपनी मेहनत से आए हैं। आपकी तरह गुलामी तो नहीं कि पहले बाप के गुलाम थे, आज बेटे के गुलाम हो। यहाँ पे पर्ची वाला भी आ जाता है, जरदारी का बेटा क्या हमें बातें सुना रहा है। इसका जवाब दिया कादर पटेल साहब ने, जिसमें ज़ूमानी गुफ्तगू की गई और ऐसे अल्फाज जिनको सोशल मीडिया पे फोश गुफ्तगू कहा जा रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है कि मैं उसको दोबारा आपके सामने रख सकूं। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुराद सईद साहब ने भी कुछ अल्फाज और इस्तेमाल किए, ज़रा ये सुने। इसके अंदर भी किस तरह ज़ुमानी गुफ्तगू की गई, क्या ये ज़ेब देता है कौमी असम्बली के किसी रुकन को, और वो भी फेडरल मिनिस्टर हो, दिखाएं। सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है। ये जो बाउले कुत्ते इन्होंने छोड़ने हैं, इनको हमने पकड़ना है, हम कुत्तों को पकड़ेंगे जो रोजाना सिंध के शहरियों को काटते हैं। अब ये कुत्ते किसको कहा जा रहा था, और बार बार जो ते है उसके ऊपर तशदीद पे जोर दे देकर जो कुत्ते कुत्ते कहा जा रहा था, उससे मुराद क्या थी, तो आप समझ सकते हैं। क्या ये जेब देता है, क्या इसलिए इनको मुंतखब करके भेजा जाता है। अब उमर अयूब साहब एक और फेडरल मिनिस्टर, यानी ऑपोजिशन का तो काम है हुकूमत को इरिटेट करना, एजिटेट करना। हुकूमत के अंदर कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए और इस हुकूमत में कितनी अदब बर्दाश्त है। उमर अयूब साहब अगेन एक फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जानबूझ के एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसने फिर पीपल्स पार्टी को स्टिर किया, दिखाएं। एक लतीफा है, उसको 10% कहते थे, वो 10% मिस्टर 10% बैठे हुए थे, तो बल्कि उनको बाहर वाले मुल्क ने बुलाया दौरे पे, मैंने तो नाम नहीं लिया, खत्म कर रहे हैं। वो बाहर गए दौरे पे और वहां पे जब ढूंढते फिरते गए, वहां पे एक लीडर ने वहां पे मुख्तसर करें, अपनी बात को मुख्तसर करें और दूसरों को भी मौका दें कि जनाब स्पीकर, उनके लीडर ने कहा कि ये सामने ब्रिज देख लो, तो उस लीडर ने जब ब्रिज देखा उसने कहा कौन सा ब्रिज, उसने कहा कौन सा ब्रिज, आगे से तो मौका दें पूरा। उसके लीडर ने कहा कौन सा ब्रिज, आगे से ये सब कागज मत फैलाए, ये
देखिए आपस में एक दूसरे के साथ गुतम-गुता ना हुए। आगा रफीउल्लाह साहब अपनी जगह पे जाए, आगा रफीउल्लाह साहब अपनी जगह पे जाए। उमर अयूब साहब ने जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा, जिस पर सैयद नवीद कंवर जैसा सियासतदान जिनको बहुत धीमे मिजाज का और बहुत रख रखाव वाला शख्स कहा जाता है, वो भी उठकर चले गए उमर अयूब साहब के पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। और फिर पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा सैयद रफ़ीउल्लाह उठकर गए और वहाँ पे मामला गुत्थम गुत्था और उलझने तक पहुँच गया और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर फेंकी गई। क्या इसलिए मुंतखब किया जाता है? क्या कोई ज़रूरत बाकी है फिर इस मुल्क की पार्लियामान की कि जो अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी के ऊपर चलाई जा रही है और उसके अंदर अगर यही कुछ होना है तो ये कुछ जलसों में कर लिया करें, ये हमारे साथ टॉक शोज में बैठ के कर लिया करें, ये एक दूसरे के घरों के बाहर जाके कर लिया करें, लेकिन खुदारा जहां पे कौम का पैसा खर्च हो रहा है उसकी इतनी तज़हीक तो ना करें। काम तो पहले नहीं हो रहा कोई, ना माजी में इतना अच्छा हुआ होगा, लेकिन तज़हीक तो ना करें कम अज़ कम इस ऐवान की। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सदीकुल फारूक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली और पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर, आपका बहुत शुक्रिया। और राशिद सोमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं सिंध से। राशिद सोमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा बहस तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की रही, उस दिन आप लोगों की पार्टी की कोई ख़ास इस लड़ाई में कोई नुमाइंदगी नहीं हो सकी, लेकिन ये क्या है? ये क्या है सर? आपने काफ़ी अहम मामला उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, पार्लियामेंट, जमहूरी और आइनी निज़ाम एक दरिया की तरह है, ये बहता रहे अपनी रफ्तार से, सफाई भी होती रहती है, ज़मीनें भी सैराब होती हैं, अलाइशें निकलती रहती हैं, गुलजार होती रहती हैं, लेकिन जब इसके आगे बंद बांधा जाए तो पाकिस्तान में इस निज़ाम के आगे बार बार बंद बांधे गए, इस निज़ाम को चलने नहीं दिया गया। उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात, बल्कि ये भी बात आपने सुनी भी होगी और सामने भी आजकल तो मीडिया पे कहते भी हैं कि पीछे बैठ के तो कंट्रोल भी किया जाता है। और मुझे परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में याद है जब नेशनल NDM बना था और NDB, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, NRB, रिकंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ब्यूरो उन दिनों कहा जाता था। तो उसके जो इंचार्ज थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो उन्होंने जब को कवानीन सामने लाए तो एक सवाल अखबार नवीस ने किया कि आप क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग कवर्टली इन द पास्ट, नाउ वी वांट टू डू इट ओवरटली, कि जो कुछ हम माजी में सामने आकर खुले बंदों करते थे, अब हम छुप के करते थे, अब हम सामने करने लगे। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इस्लाह होती रहती है। एक वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सवाबदीदी इख्तियारात थे ज़मीन के प्लाट देते थे, उस पर तनकीद हुई, आज बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कवायद व ज़वाबित की पाबंदी आप देखेंगे माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं गलत ज़ुबान इस्तेमाल, मसलन नवाज शरीफ साहब गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। इसी तरह और बहुत से लोग हैं, ये जो गलत ज़ुबान, लेकिन शहबाज शरीफ साहब करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब NRD बनी थी ना, ARD सॉरी, तो उसमें पार्टियां इकट्ठी हुई तो एक कल्चर बेहतर, वो 80s का और अर्ली 90s का कल्चर ख़त्म हो गया था। बदकिस्मती से जब से तहरीक इंसाफ आई है सियासत में, आगे इमरान खान साहब लेके आए हैं, आप उनके कारकुनों और उन लोगों का सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख लें तो इस तरह के मामलात बढ़ गए। ये नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सिस्टम चलेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा, तो ज़माने बेहतर हो जाएंगे, मैं सब बेहतर, बहुत बेहतर होगा। एजेंडे की कापियां फाड़ना, आपने कहा इंडिया की पार्लियामेंट जहां जमहूरियत एक सेकंड के लिए भी डिरेल नहीं हुई, और बहुत से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्स में होती रहती हैं बातें, लेकिन ओवरऑल मामलात चलते हैं, चलते देने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये निज़ाम इंसाफ हो, मेरिट पे मामलात हों और पार्लियामेंट और इंतखाबात ठीक हों और चले, तो ये सिलसिला ख़त्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।